हेलो फ्रेंड्स, जेई टेस्ट नंबर 1 के सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सेक्शन ए के इस पार्ट में पहला क्वेश्चन है, द वेलोसिटी ऑफ एन इंसेक्ट इन जेड एक्स प्लेन इज डिस्क्राइब्ड बाय v इक्वल टू 12 TQ I plus 4K मीटर पर सेकेंड, विच इज टाइम इन सेकेंड। द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ट्रेवर्स्ड by the insect between t equal to 0 and t equal to 1 second is how much? sin 37 डिग्री का वैल्यू दिया हुआ है 0.6। वैसे भी आपको sin 37 डिग्री का वैल्यू याद रखना चाहिए यदि हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। और इसका साइड होता है 345, ये ट्रिपलेट है 345, ये 90 डिग्री होगा। तो ए एंगल जो है सामने वाला साइन ये 37 डिग्री होता है। और यहाँ से आप कह सकते हो कि साइन 37 कितना है, ये 3/5 कॉस 37, ये 4/5 और ऐसे 10 37 सबका वैल्यू आप निकाल सकते हैं 3/4। तो 345 रहेगा तो 3 के सामने वाला एंगल जो है 37 डिग्री है, ये ऑटोमेटिक 53 डिग्री हो जाएगा और तब 53 डिग्री भी आप निकाल सकते हो। तो खैर अब यहाँ पर जो है जेड एक्स प्लेन हमारे पास है और जेड एक्स प्लेन में ये ट्रेवल कर रहा है किधर किधर डायरेक्शन से। एक का डायरेक्शन आई की तरफ है, मतलब एक्स एक्सिस की तरफ है, और दूसरा के की तरफ है। देखिए प्लेन में है, हम इसको ऐसे ले सकते हैं, ये हमारा 3 तो हो गया, ये हमारा x है, ये हमारा z है, तो ये हमारा y होगा। ये देखिए ये z है x तो ये y होगा, नहीं उल्टा हो गया x z y। इसको हमें लिखना पड़ेगा x और ये हमारा z है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए z से हम z यूनिट वेक्टर है, क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं x में तो हमें y मिलता है। ये राइट हैंड कर्ल रूल यूज करके आप देख सकते हो। राइट हैंड लीजिए, जेड की तरफ पहले रखिए, उसको कर्ल कीजिए चारों फिंगर्स को एक्स की तरफ, इसका आपका थंब दिखाएगा वाई के डायरेक्शन में। तो इस तरह से है। तो जेड एक्स प्लेन में हमारे पास एक प्लेन है, उसी में ये कोई पार्टिकल जो है इंसेक्ट जो है वो मूव कर रहा है और उसका वेलोसिटी कैसे दिया हुआ है 12 TQ I। आई मतलब इधर, इधर इसका जो है एक्स एलोंग एक्स एक्सिस, ये इसका वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, टाइम पर डिपेंड करता है, जबकि वाई एक्सिस में इसका वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो किसी भी टाइम में वाई नहीं है के है एलोंग जेड एक्सिस, इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो तुरंत निकाल सकते हैं। t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 1 सेकेंड में ये कितना जाएगा, 4 जाएगा। तो z इसका कंपोनेंट जो है सो 4 हमें तुरंत पता चल गया। लेकिन x कंपोनेंट कितना होगा वो हम तुरंत नहीं बता सकते। यहाँ पर ये टाइम पर डिपेंड कर रहा है। यदि ये कॉन्स्टेंट होता तो तुरंत मल्टीप्लाई कर देते इसका वेलोसिटी से टाइम को, लेकिन यहाँ पर टाइम पर डिपेंड कर रहा है। यदि टाइम पर डिपेंड करता भी और वो लीनियर होता, मान लीजिए 12t होता, TQ नहीं होता, तब हम क्या करते हैं, तब हम एवरेज वेलोसिटी निकालते, माने t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी निकालते, t इक्वल टू 1 पे वेलोसिटी निकालते, उसका 2 से डिवाइड करते, एवरेज हो जाता और उसको टाइम से मल्टीप्लाई कर देते, हमें x मिल जाता। और z और x जब हमें पता चल जाएगा तो टोटल जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो जाएगा। माने कहने का मतलब है यहाँ से x में कुछ चला, z में कुछ चला, तो दोनों का जो कंपोनेंट है, एक चला x, ये चला z, तो जो डिस्प्लेसमेंट है यहाँ से लेकर यहाँ तक वो निकाल लेते हैं r इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर से। तो इस केस में z हमें पता है लेकिन x नहीं पता है, तो हम क्या करते हैं, हम पूरा कैलकुलस यूज करेंगे। और कैलकुलस तो हर जगह यूज कर सकते हैं, यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम पूरा कैलकुलस यूज करके ही उसे बना देते हैं। ये वेलोसिटी है 12 TQ एलोंग एक्स एक्सिस और ये एलोंग जेड एक्सिस। इसको हम लिख सकते हैं dx/dt 12 TQ I प्लस 4K। देखिए वेक्टर साइन हमने हटाया नहीं, उसको रहने दिया है। ये dt हो गया, जो भी आ जाए एलोंग एक्स एक्सिस, 4dt है, जो भी आ जाए एलोंग k एक्सिस। अब ये हमारा जो है, यदि हम इंटीग्रेट कर देते हैं टाइम कहाँ से कहाँ तक, 0 to 1 सेकेंड, 0 to 1 सेकेंड, तो ये हमें डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा 0 to जो भी इसको आप कहें, डेल्टा x कहें या x कहें,
तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया है। इनिशियली जो है कहाँ पर था, x0 पर था और बाद में जो है x1 पर था, जो भी करना चाहो। तो x1 माइनस x0 ये दोनों का, इसको हम कुछ भी कह सकते हैं, ये डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं। शुरू में यहाँ पर है, बाद में यहाँ पर है, इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, वही तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया और यहाँ पर देखिए ये 12 है। टी क्यू का यदि हम इंटीग्रेशन करते हैं तो ये होता है t⁴/4 लिमिट 0 to 1। यहाँ पर 4 कॉन्स्टेंट है, बाहर चला गया और dt है केवल, तो इसका इंटीग्रेशन t हुआ, इसका भी लिमिट 0 to 1। तो कितना आ गया, ये आ गया 3 और t⁴ का पहले 1 वैल्यू रखेंगे तो 1 होगा, -0 जस्ट 3 हो गया और ये 4 हो गया। यहाँ पर i मैंने लिखना भूल गया, केवल 3 + 4 7 नहीं करेंगे क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, i और k है। ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। अब आपसे क्या पूछा है, इसका मैग्नीट्यूड पूछा है, तो मैग्नीट्यूड निकालना है तो यहाँ पर हम इस पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। ये 3² + 4², ये हो गया 5 मीटर, ये आपका आंसर होगा। डिस्प्लेसमेंट है 5 मीटर। डायरेक्शन भी देना है। डायरेक्शन कैसे बताएंगे, x में कौन है, x में i है, तो यहाँ पर आप इसको ऐसे देख सकते हो, जो वहाँ पर फिगर बनाया है हमने, इधर i किधर है, हाँ ये है i हमारा एलोंग x एक्सिस और ये हमारा z है एलोंग k एक्सिस, और ये जो है सो कुछ एंगल बना रहा है थीटा x एक्सिस के साथ में। एंगल किसके साथ दिया है, x एक्सिस के साथ में। तो tan थीटा कितना हो जाएगा, x एक्सिस के साथ में देखना है एंगल, तो जिसके साथ में एंगल देखना है उसको हम नीचे लिखेंगे। यहाँ पर देखिए किसके साथ एंगल देखना है, i के साथ देखना है, तो हम उसको नीचे लिखेंगे, 4 को ऊपर लिखेंगे। या आप यहाँ से देख सकते हो ये कितना है, यहाँ पर ये 4 है, k में कितना है, ये 4 है, मतलब ये भी 4 है, और x में कितना है, ये 3 है, तो ये भी 3 है। ये एंगल tan थीटा = 4/3। तो यहाँ पर बहुत उतना करने की ज़रूरत नहीं, उतना टाइम नहीं होता आपके पास। तो आप क्या करते हो, सीधे करते ये हो कि जिस भी एक्सिस के साथ आपको एंगल निकालना है, tan थीटा लिखते हैं, ये tan थीटा विथ x एक्सिस, जिसके साथ एंगल निकालना है उसको नीचे लिखते हैं और दूसरा जो वेक्टर है उसको यहाँ लिखते हैं। तो यहाँ से मैं tan थीटा x = 4/3 आ गया। ये 4/3 कितना है, आप यहाँ पर आइए देखिए 4/3 कितना है, 4/3 इस एंगल के लिए tan है, राइट। tan ये वाला एंगल = 4/3 है, ये 37 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 53। तो आपका आंसर हो गया 53। थीटा x हो गया 53। सो थीटा x मतलब एंगल विथ x एक्सिस इज 53 डिग्री। तो 53 डिग्री, ये दो में से कोई एक सही होता है और 53 डिग्री ऑप्शन नंबर 2। तो इसको ऐसे बना लेते हैं। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये चार्ज कैपिटल Q = 3 नैनो कूलम इज फिक्स्ड एट द ओरिजिन 0 0। द वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज स्मॉल q = 2 माइक्रो कूलम फ्रॉम ए पॉइंट A 2 मीटर 1 मीटर टू अनदर पॉइंट B 1 मीटर 2 मीटर। ये हमारा x एक्सिस और y एक्सिस है, ये ओरिजिन है, 0 0 पॉइंट है। यहाँ पर जो चार्ज है वो कैपिटल Q है, रखा हुआ है, और दो ठो और जो चार्ज है वो कहाँ कहाँ रखा हुआ है। एक चार्ज जो है सो कहाँ पर रखा हुआ है, 2 मीटर 1 मीटर पर, ये 2 मीटर 1 मीटर पर रखा हुआ है। और फिर दूसरा पॉइंट B, ये A पॉइंट है, और B पॉइंट जो है वो इधर कहीं है, यहाँ पर ये B पॉइंट है, 1 मीटर 2 मीटर। नहीं, यहाँ थोड़ी है, ये मैंने गलत लिखा, 2 0 को मैंने यहाँ लिखा, ये नहीं, पॉइंट यहाँ नहीं है। ये कितना 2 1 2 1, यहाँ पर ये 2 1 हो गया, ये पॉइंट। B कितना है 1 2, तो ये 1 गया, 1 यहाँ पर गया और 2 यहाँ पर गया, इस जगह पर गया, ये B पॉइंट है 1 2। अब आप इसको ध्यान से देखो तो OA का जो डिस्टेंस है वही OB का डिस्टेंस है। जस्ट ये जो है सो रिप्लेस हुआ है, एक्सचेंज हुआ है,
एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ वाई कोऑर्डिनेट बन गया, वाई कोऑर्डिनेट यहाँ एक्स कोऑर्डिनेट बन गया। तो ये जो डिस्टेंस निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से डिस्टेंस निकालते हैं। और ये एक्स और वाई जो है सॉरी स्विच कर गया है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। पहला केस में 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, दूसरे केस में 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो ये है तो एक्चुअली स्क्वायर रूट ओवर 5, तो ये दोनों सेम है। और इस पॉइंट पर क्यू चार्ज रखा हुआ है, क्यू चार्ज को यहाँ पर रखा हुआ है ए पर, और उसको लेके चला गया बी पर। कितना वर्क डन करना पड़ेगा, वर्क डन जब चार्ज को मूव करते हैं तो कितना करना पड़ता है, क्यू टाइम्स पोटेंशियल डिफरेंस, बी टू ए, हम ए टू बी ले जा रहे हैं ना, तो बी टू ए यही है हमारा है। अब देखिए ये जो पोटेंशियल है वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है, पोटेंशियल। चलिए हमारे पास दो चार्ज है, कोई भी यहाँ पर इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल है क्यू, जस्ट डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। और ये डिस्टेंस चेंज नहीं हुआ, दोनों का डिस्टेंस सेम है, आर ही है, स्क्वायर रूट पर 5 ही है, तो चेंज हुआ नहीं। तो इसका मतलब है पोटेंशियल यहाँ पर ए पॉइंट पर और पोटेंशियल बी पॉइंट पर सेम है। इसका मतलब ये जो डिफरेंस है पोटेंशियल का 0 है, तो वर्क डन कितना हो गया, ये हो गया 0, कोई वर्क डन नहीं हुआ। आपका आंसर 4। यदि आप इतना नहीं देखो तो सिंपली आप इसको क्या कर सकते हो कि मान लीजिए यदि इतना ध्यान नहीं दिया तो आप सिंपली इसका कैलकुलेशन करना शुरू करेंगे, वो भी आपको आंसर देगा। केवल दिक्कत इतना है कि उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। जैसे कि जो वर्क डन है वो हम क्या कहेंगे, क्यू वी बी माइनस वी, राइट। अब यहाँ पर हम सीधे लिखने चले, वी बी का वैल्यू जो कॉमन है यहाँ पर, पोटेंशियल का वैल्यू ये वाला फार्मूला से लिखते हैं, 4/ε0 क्यू 1/OA, पहला जो डिस्टेंस है OB बाय 1/OA। अब इसका डिस्टेंस निकालिए, यहाँ पर रखिए Q/4πε0, ये है 1/√5, 1/√5, और ये आ गया 0। तो आप ऐसे भी बना सकते हो या देख सकते हो यहाँ पर, यदि आपको तुरंत नज़र आए कि ये दोनों ही पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, क्योंकि ओरिजिन से दोनों का डिस्टेंस सेम है, एक 1 2 है, एक 2 1 है, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स जस्ट स्विच कर गया है, तो इसका दोनों का पोटेंशियल सेम है, तो ये दोनों इक्वल पोटेंशियल सरफेस पे है और इसलिए वर्क डन 0 हो जाएगा। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द एनर्जी ऑफ थर्ड स्टेशनरी ऑर्बिट इन हीलियम प्लस आयन इज E0। द एनर्जी ऑफ द फोर्थ स्टेशनरी ऑर्बिट इन हाइड्रोजन आइटम इज हाउ मच। ये बोर्स मॉडल से क्वेश्चन है, बोर्स जो थ्योरी है उससे क्वेश्चन है। ये हमारा न्यूक्लियस है, ये हमारा पहला ऑर्बिट है, ये हमारा दूसरा ऑर्बिट है, कितना ऑर्बिट है, थर्ड स्टेशनरी ऑर्बिट। यहाँ पर स्टेशनरी ऑर्बिट बोल रहा है। स्टेशनरी ऑर्बिट का मतलब है कि वहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन रह सकता है, वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं जाएगा, अट्रैक्ट होके न्यूक्लियस में नहीं जाएगा, एनर्जी वो लूज करता है, इसका एनर्जी वहाँ लूज नहीं होता है। यही तो बोर ने कहा था, बोर ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन सारे ऑर्बिट में नहीं चल सकते हैं, केवल कुछ स्टेशनरी ऑर्बिट में चल सकते हैं। और ये स्टेशनरी ऑर्बिट कहाँ है, जहाँ पर उसका एंगुलर मोमेंटम n टाइम्स h क्रॉस है, h क्रॉस मतलब h/2π, ये जहाँ पर है उसका। और ये एंगुलर मोमेंटम आप सिंपली कर सकते हो mvr, r क्रॉस f से निकाल सकते हो, r क्रॉस p से एंगुलर मोमेंटम mvr आता है। ये mvr जिस भी ऑर्बिट के लिए सम इंटीजर मल्टीपल ऑफ h/2π है, वहीं पर ये स्टेशनरी ऑर्बिट है, वहीं वर्क रुकेगा। एनीवे, तो एनर्जी उसका जो है सो थर्ड ऑर्बिट में E0 है। थर्ड ऑर्बिट में कितना एनर्जी होगा, पहले nth ऑर्बिट में कितना एनर्जी होता है वो पहले बताइए। हम इसको ऐसे याद रखते हैं, -13.6 इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और नीचे में n², ऊपर में z²। z जो है एटॉमिक नंबर है और n जो है सो ऑर्बिट नंबर है, यही हम याद रखते हैं। उतना n m e h वगैरह के टर्म में हम नहीं याद रखते ना, मास और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के टर्म में नहीं याद रखते, हम सिंपली इसी में याद रखते हैं क्योंकि ये ईजी है। ठीक है, तो थर्ड ऑर्बिट में कितना है, थर्ड ऑर्बिट किसके लिए, थर्ड ऑर्बिट हीलियम प्लस के लिए कितना होगा, यहाँ से हम देख सकते हैं -13.6 थर्ड ऑर्बिट है तो 3²। हीलियम के लिए कितना है, Z 2 है तो 2², इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना आ गया, ये -13.6 टाइम्स 4/9, जो भी आया सो रखे रहते हैं। एक हमारा इक्वेशन है, पूछा क्या है, इसका वैल्यू E0 है, यही हमारा E0 है। ठीक है,
अब जो पूछा गया है हमसे वो क्या है कि एनर्जी ऑफ द फोर्थ स्टेशनरी ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब यहाँ पर चले हम फोर्थ स्टेट निकालते हैं एनर्जी, और वो भी हाइड्रोजन का। तो इसके लिए फार्मूला फिर वही लगाएंगे, -13.6 बाय एन स्क्वायर जेड स्क्वायर, और यहाँ पर कितना है -13.6, जेड कितना है 1 हाइड्रोजन है, एन कितना है 4, तो 4 स्क्वायर, तो ये आपका आ गया -13.6 बाय 16। ये वैल्यू कितना है, यहाँ से -13.6 निकाल कर रख दें, या फिर इसमें से इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा ई नॉट के टर्म में, या फिर हम यही कर रहे हैं सिंपली यहाँ से जो 13.6 है -13.6 वो कितना हो गया 9 ई नॉट, -13.6 जो है वो हो गया 9 ई नॉट बाई 4, इसी को सब्स्टिट्यूट कर लें 9/4 ई नॉट, ये केवल जो है सो -13.6 की वजह से है बाई 16, तो ये हो गया हमारा 9 ई नॉट बाई 64, ये आपका आंसर हो गया। हाइड्रोजन फोर्थ स्टेशनरी ऑर्बिट में हाइड्रोजन का जो एनर्जी है वो 9/64 ई नॉट, 9/64 ई नॉट, ऑप्शन नंबर 3। तो इसको ऐसे बनाते हैं। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ हीलियम इज 38.55 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द टेम्परेचर ऑफ द गैस इज, बोल्ट्जमान कांस्टेंट दे दिया है और टेम्परेचर बताना है कितना है, 4 में से एक ऑप्शन सही है। ये किससे है, ये काइनेटिक थ्योरी है ऑफ गैसेस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, हीट से क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या है कि हीलियम है, हीलियम कैसा गैस है, ये मोनो एटॉमिक गैस है, अकेला है, एक ही एटम है। हाइड्रोजन गैस में H2 होता, ऑक्सीजन गैस में O2 होता, नाइट्रोजन गैस में N2 होता, ये तीनों ही डायटॉमिक है। वाटर वेपर जो है वो भी गैस है, इसमें जो है सो 3 गो है, ट्राई एटॉमिक है। ओजोन 3 है, ये भी ट्राई एटॉमिक है। तो ऐसे ये सारे डायटॉमिक ट्राई एटॉमिक, लेकिन ये मोनोएटॉमिक गैस है। ये ट्राई और मोनोएटॉमिक होने से क्या होता है, उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम चेंज होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो अलग अलग होता है। इस केस में केवल 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे, ट्रांसलेशनल केवल, कोई रोटेशनल नहीं, कोई वाइब्रेशनल नहीं। अकेले कैसे रोटेट करेगा, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो कि है 3 को, नो रोटेशन नो वाइब्रेशन। अब यहाँ पर जो बात कर रहा है कि इसके पास जो एनर्जी है वो तो दिया हुआ है, उस एनर्जी से हमें टेम्परेचर निकालना है। जो एनर्जी से टेम्परेचर हम कैसे निकालते हैं, वो निकालते हैं इक्विपार्टीशन थ्योरम से। इक्विपार्टीशन, जो एनर्जी है उसको इक्वली पार्टीशन कर दो, इक्विपार्टीशन थ्योरम। जो भी एनर्जी इसके पास आता है, काइनेटिक एनर्जी जो कि टेम्परेचर देता है, काइनेटिक एनर्जी की वजह से टेम्परेचर होता है, वो होता है ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, हाफ kBT। जितना भी ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम हाफ kBT, वही इक्वली पार्टीशन है। सब डिग्री में जो है सो सेम आएगा एनर्जी, वो है हाफ kBT। तो यहाँ पर कितना डिग्री, F डिग्री है तो F/2 kBT, 1 डिग्री के लिए हाफ kBT, तो यहाँ पर ऐसे लिख लें टाइम्स F। यहाँ पर ये हमारे पास होता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो हमें टेम्परेचर देता है। अब यहाँ पर कभी कभी आपको बोले इस केस में कितना है डिग्री ऑफ फ्रीडम, यहाँ पर जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है F का वैल्यू वो कितना हो जाएगा, 3 ठो ट्रांसलेशन और 2 ठो रोटेशन, 5 हो गया। यहाँ पर 3 ठो ट्रांसलेशन और 3 ठो रोटेशन, और वाइब्रेशन हम यदि छोड़ भी दें, वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर होता है तो उसको छोड़ भी दें तो यहाँ 6 हुआ। तो देखिए ये सारे जो डिफरेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम है। लेकिन गैस चाहे हीलियम हो या हाइड्रोजन हो, वाटर वेपर हो, कुछ भी हो, टेम्परेचर यदि हमें निकालना है तो टेम्परेचर कौन देता है, केवल ट्रांसलेशन ही टेम्परेचर देता है। जो वाइब्रेशन है या रोटेशन है वो आता है, उसका एनर्जी जाता है हीट कैपेसिटी में, टेम्परेचर नहीं। उसका जो हीट कैपेसिटी जब निकालते हैं तो उस केस में ये सारे जो खर्च होते हैं, क्योंकि जो भी आप उसको एनर्जी दोगे कुछ इधर खा जाएगा तो टेम्परेचर उतना नहीं बढ़ेगा। तो हीट कैपेसिटी में वो सारे के सारे डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें देखना है। लेकिन जब हम टेम्परेचर देखते हैं तो केवल हमें ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम देखना है। इस केस में कोई प्रॉब्लम ही नहीं था क्योंकि हीलियम में केवल 3 ठो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम ही है,
यदि हाइड्रोजन गैस होता या वाटर वेपर होता तब यहाँ पर हम उसका 3 या 5 या 6 जो है सो हम नहीं लिखते डिग्री ऑफ फ्रीडम, जब हमें टेम्परेचर निकालना है। टेम्परेचर निकालने के लिए तब भी हम 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम ही लिखते। तो एनीवे, तो ये कितना है, यहाँ से हम इसको निकाल सकते हैं। इसका एनर्जी दिया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी 38.55 मिली 10⁻³ और टेम्परेचर निकालेंगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे नहीं चलेगा, ये किस में चलेगा, जूल में। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 टाइम 10⁻⁻19 जूल। हाफ केवी का वैल्यू दिया हुआ है 1.38 टाइम 10⁻⁻23 हाफ केवी हो गया। टी कितना हमें निकालना है और एफ हमारा 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए तो टेम्परेचर आएगा 298 कैलोरी। इसमें जो याद रखने वाली बात यह है कि जब भी हमसे टेम्परेचर पूछा जाए तो हम केवल ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम यूज करेंगे, ये 3 5 चाहे वो कोई भी गैस हो। लेकिन हीट कैपेसिटी यदि हमसे पूछा जाए तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम यूज करेंगे। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन से करंट इलेक्ट्रिसिटी से यूनिफॉर्म वायर ऑफ रेजिस्टेंस 30 ओम, ये वायर है और इसका रेजिस्टेंस है 30 ओम, 20 सेंटीमीटर का है। इच कट इंटू 5 इक्वल पार्ट्स ईच ऑफ 4 सेंटीमीटर लॉन्ग। 5 इक्वल पार्ट में कट कर दिया, 3 4 5 हो गया। तो इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, इसका रेजिस्टेंस होगा 30 डिवाइडेड बाई 5, सो 6 ओम 6 ओम 6 ओम 6 ओम 6 ओम करके। अब उसके बाद क्या किया उसने, 3 वायर्स आर ज्वाइंड इन पैरेलल, 3 ठो वायर लिया तो उसको पैरेलल में ज्वाइन कर दिया। हम यहाँ पर रेजिस्टेंस को ऐसे दिखा दे रहे हैं, ये तार में रेजिस्टेंस है, ये सिंबल में यहाँ दिखा रहे हैं। 3 ठो को पैरेलल ज्वाइन किया और 2 ठो जो बचा उसको सीरीज में कर दिया। दीज 2 कॉम्बिनेशंस आर फाइनली ज्वाइंड इन सीरीज। ये दोनों, एक कॉम्बिनेशन ये है और एक कॉम्बिनेशन ये है, ये दोनों को सीरीज में ज्वाइन कर दिया गया। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, यहाँ पर हम बैटरी लगा दिए, कितना करंट ड्रॉ करेगा वगैरह। सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा ये दोनों पॉइंट के बीच में, ए और बी के बीच में, पता है। ये काफ़ी आसान है। देखिए 3 ठो सीरीज में है, पैरेलल में है, पैरेलल में और सब इक्वल है। तो यहाँ पर जो है सो कितना हो जाएगा, यहाँ पर तीनों पैरेलल है तो 6 है और 3 ठो है तो डिवाइड कर देंगे 3 से, 2 ओम हो गया। इक्वल रहने पर जो है जस्ट नंबर ऑफ रजिस्टर से हम उसको डिवाइड कर देते हैं, 6 ओम ईच, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया 6/3। यहाँ पर सीरीज में है तो जस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 सो 6 टाइम्स 2 ने ऐड कर रहे हैं 12 ओम। तो रेजिस्टेंस जो है इक्विवेलेंट आया कितना, ये 2 + 12 14 ओम। ये आपका आंसर है 14 ओम। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस r = 14 सेंटीमीटर is placed in a uniform and static magnetic field B is equal to 3 Tesla such that the plane of the loop is parallel with the field of the direction। तो देखिए ये हमारा एक लूप है, सर्कुलर लूप। ये सर्कुलर लूप है और ये हमारा XY प्लेन में है। यदि हम यहाँ पर कह लें कि ये हमारा X है, ये हमारा Y है, तो XY प्लेन में है। और मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इसी प्लेन में है, along X एक्सिस, ये along X एक्सिस है। उसने कहा है कि दोनों एक ही प्लेन में है। जिस प्लेन में ये लूप है, सर्कुलर लूप, उसी प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो हम मैग्नेटिक फील्ड को X डायरेक्शन में ले लिए, क्योंकि चाहे Y में ले सकते थे या फिर किसी में भी ले सकते थे XY के बीच में, लेकिन इसी प्लेन में। तो हमने अपना सुविधा के लिए जो है इसे X एक्सिस के अलॉन्ग ले लिया। और हमारा जो है ये लूप है जो कि XY प्लेन में है, XY प्लेन में है ये, ठीक है। क्वेश्चन है कि द फील्ड इज रिमूव, द लूप इज रिमूव फ्रॉम द रीजन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इन डेल्टा t = 0.7 सेकेंड। यहाँ से इसको निकाल कर बाहर कर दिया है लूप से, मैग्नेटिक फील्ड से। तो जो एवरेज इंड्यूस्ड होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, हमें पता है कि अभी इसके अंदर कुछ फ्लक्स है, यहाँ से यदि हम बाहर कर देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड से बाहर कर देते हैं, तो इसका फ्लक्स 0 हो जाएगा, क्योंकि कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इससे होकर पार नहीं कर रहा है। तो वहाँ पर उसका फ्लक्स 0 है, ये फाइनली तो 0 है। अभी कितना है वो निकाल लेंगे, मान लीजिए अभी कितना है वो निकाल लेते हैं। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इंड्यूस्ड होगा एवरेज, वो क्या हो जाएगा, जो चेंज हुआ फ्लक्स में इन यूनिट टाइम, ये
यूनिट टाइम में जितना फ्लक्स चेंज हुआ, तो फाई टू नहीं फाई एफ माइनस फाई आई बाई डेल्टा टी, ये हमारा दिया है, कितना पूछ रहा है कितना होगा, तो यही में निकालना है। तो ये तो जीरो है, ये फाई आई जो है सो आउट हो गया है, आउट ऑफ फील्ड, आउट ऑफ बी, और ये विद इन बी है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में ये रखा हुआ है। तो ये तो जीरो हो गया है, इसको तो वैसे ही हटा दिए। तो हमें फाई केवल ये पता करना है, फाई एफ फ्लक्स पता करना है। फ्लक्स जो है फाइनल में क्यों लिखता हूँ, फाइनल जीरो है, उल्टा कर दिया मैंने, जीरो माइनस आई, ये फाई आई है, ठीक है। अब फाई क्या होता है, ये फ्लक्स कितना होता है, फ्लक्स होता है बी ए कॉस थीटा, बी मैग्नेटिक फील्ड, ये एरिया वेक्टर जो भी प्लेन हम ले रहे हैं उसका एरिया वेक्टर, और दोनों के बीच का जो एंगल है, एरिया वेक्टर और बी के बीच का जो एंगल है। तो यहाँ पर हो गया हमारा बी, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है 2 टेस्ला, इसका एरिया पाई आर स्क्वायर, और कॉस दोनों के बीच का एंगल, इसका एंगल किधर है, बी का एंगल है एक्स एक्सिस में, बी जो है सो एक्स एक्सिस में है, और जो एरिया वेक्टर है ए वो किधर है, एरिया वेक्टर प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, मतलब एक जेड डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर हमारा जो है सो जेड डायरेक्शन में है, और दोनों के बीच एंगल कितना है, एक आई में है एक जेड में है, मैंने एक एक्स एक्सिस के लूँगा एक जेड एक्सिस के लूँगा, 90 डिग्री, तो कॉस 90 डिग्री, इस 90 डिग्री ने सबको जीरो बना दिया। तो शुरू में भी फ्लक्स जीरो था और बाद में भी फ्लक्स जीरो है, मैग्नेटिक फील्ड से इसको बाहर कर लेते हैं तो भी मैं फ्लक्स जीरो है, और शुरू में भी फ्लक्स जीरो है, फ्लक्स चेंज ही नहीं हुआ तो उसमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस्ड क्या होगा, कुछ नहीं, जीरो, ये आपका आंसर। तो ये था क्वेश्चन 6 क्वेश्चन सेट नंबर 1 से। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट 6 क्वेश्चन को के सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।